हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे हैं आप सभी। एज यू ऑल नो ज्ञानिकीडा के प्लेटफॉर्म पे क्या चल रहा है, पी वाई क्यू, जहां पर 10 के दम में हम सीबीएसई 2011 से लेके 2020 तक जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। ऐसे में साइंस में 2011 और 2012 दोनों ही ओवर हो चुके हैं और उन दोनों को कंप्लीटली सॉल्व करके हमने अपने प्लेटफॉर्म पे अपलोड भी किया हुआ है और उसकी पीडीएफ को भी अपने एप्लीकेशन के अंदर आपको प्रोवाइड कराया हुआ है। आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे सीबीएसई के 2013 को कंप्लीटली एनालाइज और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। करना क्या, आपको लेक्चर कंप्लीट करना, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको और उस पीडीएफ को लेक्चर के कंप्लीट करने के बाद अगर आपके पास फैसिलिटी है तो प्रिंट आउट निकाल के इस पेपर को सॉल्व करना। फिर कोई डाउट आ रहा है लेक्चर देखो, ऐसे करते करते आपको 10 सेट करने 2020 तक। जैसे ही हो जाएंगे उसके बाद आपके अंदर क्रांतिकारी वाली फीलिंग आ जाएगी, अब क्या अब क्या अब क्या। उसके बाद आप करो क्या, नई सैंपल पेपर जो भी है उसके बेस में हम 5 सेट करेंगे और कहीं नहीं जाना, तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है, मैं ही करवाऊंगा, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो सीबीएसई क्लास 10 साइंस की जिम्मेदारी मेरी और आपकी, मिलके लगाएंगे आग और सब कुछ कर लेंगे। तो आज करते हैं 2013 है और एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बहुत लाइक देना। ये मेरे पर्सनली आपसे इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज बहुत मजा आता है और एक कंपटीशन है दीपक सर से, दोनों की सीरीज चल रही है, एक तरफ मैथ्स और एक तरफ साइंस है। तो ऐसे में दिल खोल के संतोष सर को और मंतोष सर को जो कि डैश हैं तो जरूर देना और कुछ लाइक मंतोष सर के लिए, कुछ लाइक संतोष सर के लिए और आगे कर देना दीपक सर की वीडियो से। और करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट, जहां पर कंप्लीटली एनालाइज करेंगे और जो भी डाउट्स होंगे ना आप या फिर टेलीग्राम या फिर कमेंट सेक्शन में से पूछ लिया करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ही के भाई हैं, आप ही के टीचर है। सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। यस, तो लपेटते हैं पहले क्वेश्चन से और ये रहा 2013 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने और देखते ना तुरंत आंसर आ जाएगा। हाउ मेनी वर्टिकल कॉलम्स आर देयर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ध्यान देना, वर्टिकल कॉलम्स है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है और उन्हें क्या कहा जाता है, कितने नंबर्स हैं और उन्हें क्या कहा जाता है। तो ध्यान से अगर देखोगे तो ये रहा आपके सामने, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कुछ टुकड़ी है, मैं बचा के लाया हूं इसमें है क्या चीज, क्या बहुत सिंपल। देखो वर्टिकल कॉलम्स ध्यान से देखो कितने हैं, तो साफ से दिख जाएंगे सर ये 1 से स्टार्टिंग है और कहां तक जा रहे हैं आपके, ये जाएंगे आपके 18 तक। यस का 17 या 18 है जो कि नोबल गैस का होता है। परफेक्ट है। तो आंसर क्या है सर, यहां पर हमारे पास कितने वर्टिकल कॉलम्स है, हमारे पास है 18 वर्टिकल कॉलम्स। परफेक्ट है, ये आधे मार्क्स का होगा। परफेक्ट है। आगे क्या पूछा है और इसे क्या कहा जाता है, दैट्स इट। वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो इसका आंसर हो गया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, मुझे बताओ कि आपके जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उन्हें क्या कहा जाता है। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। मैं बहुत सारे क्वेश्चन इस सेशन में पूछने वाला हूं, तो उन सभी के आंसर मुझे कमेंट में जरूर देना। इससे मुझे पता चले कि भैया बच्चों की तैयारी बहुत आगे चल रही है और लगाने वाले हैं आग। बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन है और ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपके सामने। Why should biodegradable and non-biodegradable waste be discarded in the 2 separate dustbins? आपने ऐसा पिक्चर देखा होगा, स्वच्छ भारत अभियान। परफेक्ट है, एक डब्बा ब्लू एक डब्बा ग्रीन है। जो ब्लू डब्बा होता है इसमें आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रखा जाता है, इसमें आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रखा जाता है और ये वाला जो है इसमें आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रखा जाता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है क्यों ऐसा किया जाता है, क्यों अलग अलग डस्टबिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में इसका और इसका नेचर बहुत अलग होता है। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है ये डिकम्पोज नहीं हो पाते और सेम जो बायोडिग्रेडेबल है ये डिकम्पोज हो जाते हैं। तो ऐसे में इन दोनों का जो वेस्ट है, एक तरह से जो वेस्ट है उनका जो आपका रिसाइकलिंग का जो मेथड है वो अलग अलग होगा। यस यू नो, इसीलिए ताकि डिफरेंशिएट कर सके दोनों को सेपरेट कर रखा है। और ये जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल इसको डायरेक्टली रिसाइकल किया जाता है बिकॉज ये डिग्रेडेबल है ही नहीं, तो इसे इसको रिसाइकल कर, प्लास्टिक है रिसाइकल कर देंगे। सेम बच्चे ये जो बेसिकली कंपोस्ट बनाते हैं मैन्योर्स हैं और ये रहा आपके सामने आंसर्स। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी डिस्कार्डेड इन 2 सेपरेट बिन्स एज दिस हेल्प्स इन इफेक्टिव ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ दिस वेस्ट है। तो कैसे डिस्पोज कर सकते हैं, बिकॉज अलग अलग नेचर है इसीलिए अलग किया जाता है। आगे बढ़ा जाए, यस ओके। और ये रहा 2 मार्क्स से क्वेश्चन स्टार्टिंग हो चुकी है एंड डोंट बी कंफ्यूज बिकॉज आपके सीबीएसई के रिडक्शन होने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन डिलीट हो चुके हैं। The chromosomes number of the sexually reproducing parents and their offspring is the same.
एज वी ऑल नो ह्यूमंस के पास हर एक सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम्स हैं। तो ऐसे में क्या रीजन है कि आपका जो पेरेंट्स है और उनके जो प्रोजेनी या उनके जो ऑफस्प्रिंग है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं? तो ये आपके सामने फिगर है, जहां पर ये मदर है, आपको पता होना चाहिए कि मदर के पास कौन सा सेक्स क्रोमोसोम होता है, किस आपका एक्स एक्स है। तो ध्यान रखिए क्या है, मदर के पास एक्स एक्स है, साथ में इसके अलावा इनके पास 22 पेयर क्या होते हैं, 22 पेयर आपके ऑटोसोम्स होते हैं, 22 पेयर्स आपके ऑटोसोम्स होते हैं। यस या नो क्या है? सेम वही कहानी यहां पर आ जाओ, आपके जो है फादर में आपके वो एक्स वाई तो सेक्स क्रोमोसोम है, इसके साथ 22 पेयर्स ऑफ आपके ऑटोसोम्स होते हैं। यस या नो क्या है? परफेक्ट है। अब क्या होगा, अब बच्चे होगा क्या, इनका क्या बनेगा, इनका बनेगा गैमेट्स। जब गैमेट्स बनेंगे, जो 20 ये जो गैमेट्स बनेंगे, तो वहां पर सपोज ये x बना और ये आपका x बना, तो इसमें कितना हो जाएगा 23 और इसमें कितना 23। यस नो क्या है? सेम वही कहानी बच्चे, यहाँ पर x और ये y है, यहाँ पे 23 और यहाँ पे 23। मतलब बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि सर जब पेरेंट्स से ना आपका क्या बनेगा, जब पेरेंट्स से गैमेट्स बनेगा तो उस केस में क्या हो जाता है, उस केस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, और इस तरह के सेल डिवीजन को मियोसिस बोला जाता है, जो कि आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। इसका मतलब वेरी सिंपल है कि सर गैमेट्स बनते समय ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम गेट्स हाफ एंड दिस इज द रीजन व्हाई। अब देखो ये और ये जुड़ेंगे तो 23 प्लस में 23 कितना हो गया, दैट्स योर आंसर 46 है। तो कुछ इस तरीके से आपके पेरेंट्स में 46 थे और यहां भी कितने 46 है, दैट्स योर परफेक्ट आंसर है। हमेशा बायोलॉजी क्वेश्चंस को अगर फिगर पॉसिबल हो तो फिगर सब एक्सप्लेन कर सकते हो। मूव ऑन टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चंस एंड हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके चैप्टर नंबर 10 से पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं चलो। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब और आपके ट्रायंगुलर प्रिज्म से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुछ इस तरीके से वहां से लाइट गया है, तो आपका जो एमर्जेंट रे है, प्लीज फोकस, आपका जो एमर्जेंट रे है वो पता होना चाहिए आपको इंसिडेंट रे के पैरेलल होता है। यस या नो? एग्जैक्टली सर है। तो कह रहे कि ड्रॉ द लेवल डायग्राम, आपके साथ डायग्राम है, यहां पर है क्या, बाहर क्या है एयर, अंदर क्या है ग्लास, बाहर क्या एयर है। आपका जो इंटरफेस है, ये जो P और Q इंटरफेस और एक आपका SR है, इन दोनों ही इंटरफेस में क्या हो रहा है, इन दोनों ही इंटरफेस में आपका रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस कर रहा है। परफेक्ट है, यस नो क्या है? यस सर। अब मुझे बताओ बाहर क्या है एयर, अंदर ग्लास है, तो पहले केस में जो PQ इंटरफेस है वहां पर लाइट कहां से कहां जा रहा है सर, एयर से ग्लास, रेयर से डेंसर, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल है। यस नो क्या है? अब दूसरा जो इंटरफेस है वहां पर लाइट ग्लास से एयर जा रहा है, डेंसर से रेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दिख रहा होगा। और ये रहा इंसिडेंट रे, ये रहा इमर्जेंट है। अगर मैं इसी को एक्स्ट्रापोलेट करूं, अगर मैं इसी को एक्स्ट्रा खींचूं तो क्या बन जाएगा सर, साफ साफ दिख रहा है इंसिडेंट रे, बोलो क्या आपका सर, इंसिडेंट रे और आपका जो एमर्जेंट रे है वो कैसे हैं, वो दोनों के दोनों आपके पैरेलल टू ईच अदर हैं, और यही आपको ड्रॉ करना था। और ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, पैरेलल ही क्यों होते? तो आपको आंसर क्या देना सर, देखो ये जो इंटरफेस में जो PQ है, इस केस में देखो लाइट क्या है, आप बताओ ये जो रे है वो कहां गया, नॉर्मल की तरफ गया कि नॉर्मल से दूर गया, अंदर गया ना, इसका से इस केस में अंदर गया। और सेम इस केस में क्या आपका बाहर गया, जितना अंदर गया, जितना एक्सटेंट वो अंदर गया उतना ही बाहर है, इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट है, इसी वजह से आपका वो पैरेलल टू ईच अदर होते हैं। वैसे नहीं पूछा गया था लेकिन आपको ध्यान रखना है बिकॉज CBSE ऐसे क्वेश्चन पूछ चुकी है। आगे बढ़ा जाए, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर आपने 2011 का सेट किया हुआ है तब आंसर दे सकते हो कि इस केस में जो ये एंगल ऑफ ये एंगल आई है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। यस या नो? परफेक्ट है। और आपके पास जो नीचे वाला है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस है। क्वेश्चन ये है दोनों की जो वैल्यू है वो लगभग लगभग सेम होती है या नहीं होती ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इसका आंसर यस या नो मुझे कमेंट सेक्शन जरूर देना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, Why homologous series of carbon compounds are so called? क्यों homologous series बोला जाता है, और साथ में write chemical formula of two consecutive members of a homologous series है। ओके, और बताओ कौन सा पार्ट उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करेगा और कौन सा पार्ट उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करेगा। वेरी सिंपल है। सबसे पहला तो होमोलस सीरीज क्यों कहते हैं, बिकॉज सर कुछ ऐसी सीरीज है जहां पर सेम फंक्शनल ग्रुप
आपके हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है फ्रॉम द चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। नहीं आई? बहुत सिंपल है। आपके पास कुछ ऐसा है, CH3OH है, आपके पास क्या है, CH3CH2OH है, और ये क्या आपका CH3CH2CH2OH है। आप मुझे बताओ ये इन तीनों में जो आपका है, आपका फंक्शनल ग्रुप कौन सा? OH, यहां भी OH, यहां भी OH। से यस से नो? एग्जैक्टली सर। तो यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप वो अल्कोहल है, और अल्कोहल ने क्या किया, कुछ ऐसा था, ये पहले CH4 था और अल्कोहल आया OH, और इसने एक हाइड्रोजन को यहां से हटा दिया। तो सच सीरीज ऑफ कंपाउंड्स in which the same functional group replaces one or more hydrogen atom from the hydrocarbon chain is called what? Is called dash, is called homologous series। और यहां से अगर यहां आओगे तो कितने का फर्क है? CH2 ग्रुप का फर्क है, यहां से यहां पर CH2 का फर्क है, और ऐसी सीरीज को होमोलस सीरीज बोला जाता है। अब मुझे बताओ, आपने लिखा है राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स है, तो लिख दिया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है, बोलो क्या? मिथेनॉल। इसका नाम है मिथेनॉल। इसका नाम क्या बच्चा पार्टी? इसका इथेनॉल है। और उसका नाम क्या है? यस सर, एग्जैक्टली, प्रोपेनॉल है। आप मुझे बताओ, इसमें दो चीज होती है, एक आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज है और एक आपका क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो ये वाला जो पार्ट है, जो CH3 वाला पार्ट है, ये वाला CH3 और आपका ये वाला, ये सभी क्या डिटरमाइन करेगी? इसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन पार्ट। इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन पार्ट है। यही हाइड्रोकार्बन पार्ट आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करने वाला, फिर से बोलो, फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करने वाला है। और ये जो OH है, OH है, OH है, ये जो OH है जिसे क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है? फंक्शनल ग्रुप है। ये किसको डिटरमाइन करेगा? सर ये तो केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करेगा। एंड दैट्स योर ब्यूटीफुल सा आंसर। जो भी नया कंसेप्ट सीखते हो ना, इसे कॉपी में नोट डाउन कर लिया करो, ताकि सेम ऐसा क्वेश्चन अगर PYQs में या फिर आगे आएगा तो उसे झट से लपेट देंगे। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। चैप्टर 5 के जब भी क्वेश्चन आते हैं, पर्सनली कह रहा हूं, मुझे बहुत खुशी होती है कि बहुत इजी होते हैं। गिवन बिलो, ओके, आज सम एलिमेंट्स है, ये रहे आपके सामने एलिमेंट्स है। ध्यान से देखोगे तो सर कुछ दिख रहा है क्या? नीचे कुछ नंबर्स डिनोट कर रखे हैं, और ये जो नीचे जो नंबर्स हैं इसे क्या बोलते हैं? सर इसी को तो बोलते हैं क्या? मुद्दा, मतलब आपका एटॉमिक नंबर है। जैसे ही आपको एटॉमिक नंबर पता चल जाए तो आपको क्या पता चल गया? सर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता चल गए। जैसे ही आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता चल गए, आपको क्या पता चल गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल गई तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल गया। वो पता चल जाए तो भैया बात ही अलग है। यस नो क्या? आ जाओ। अब क्या करो, देखो आपके पास बेरिलियम है, आपके पास होके आई थिंक मिस्टेक यहाँ पर, ये फ्लोरीन है, और ये क्या है? आपका सिलिकॉन है, ये आपका क्या है? पोटेशियम है और कैल्शियम है। इसका इसमें K शेल, L शेल, M शेल और N है। अब बहुत सिंपल सी बात है, करें चेक है। अब यहां पर आ जाओ, बेरिलियम से क्या? एटम 4 है, तो 2 और 2 सबको आता होगा, ये फ्लोरीन 2 और 7 है, ये 2 8 4 है। पोटेशियम क्या? 2 8 8 1 और ये 2 8 8 2। यस या नो? यस सर। सिलेक्ट द एलिमेंट दैट हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल है। साफ साफ दिख रहा है कौन सा? ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है? सर वो है पोटेशियम, एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है, ये आपको रफ में करना है, आपको सिर्फ आंसर लिखना है आपकी शीट में। सिलेक्ट 2 एलिमेंट्स जो सेम ग्रुप के हैं। अगर सेम ग्रुप के हैं तो दो बातें सेम होती है। पहला क्या कि सर या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए तो वैलेंसी तो सेम होगी ही होगी, वैलेंसी तो सेम होगी। साथ देखो, ओके ओके ओके, ये रहा 2 और ये रहा 2, इसका मतलब क्या है? दोनों के वैलेंस सेम है, तो सर इसका आंसर यही है, बेरिलियम और कैल्शियम है। आपसे रीजन भी पूछा है तो क्या बोलोगे? बोलोगे सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स योर परफेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट 2 एलिमेंट्स जो कि सेम पीरियड में है। अगर सेम पीरियड में रहना है तो भैया किसको सेम कर लो? यस बच्चे, आप सेम कर लो नंबर ऑफ शेल्स में। ध्यान से नीचे आ जाओ, किस किस में नंबर ऑफ शेल्स सेम है? ध्यान दो, चेक है, इसमें 2 2 ठीक है, परफेक्ट है, और इसमें चेक कितना आपका 3 3 है, सो 4 4 है। तो आप बोले सर एक तो है बेरिलियम और आपका फ्लोरीन है, और कौन सा आपका? पोटेशियम और कैल्शियम है। दैट्स योर परफेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो यहां जाओ। राइट द नंबर ऑफ पीरियड्स द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज है। ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से मैंने पूछा भी आपसे। चलो आंसर को डिस्क्लोज कर देते हैं, और आंसर है क्या? यस सर, नंबर ऑफ जो पीरियड्स है, नंबर ऑफ जो पीरियड्स कितने आपके? 7 है। क्या आपके 7 है? इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रोज।
हॉरिजॉन्टल रोज है, और आपसे क्या पूछा हुआ है कि हाउ डू द वैलेंसी एंड मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट्स वेरी ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब जब आप लेफ्ट से मान लो ये रहा लेफ्ट और ये रहा राइट है, जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे, जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो उस केस में आपके मेटेलिक कैरेक्टर कैसे वेरी करता है, वेरी सिंपल। और वैलेंसी भी देखो क्या, सोडियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, सिलिकॉन, और आपको करते 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 आगे बढ़े ऐसे क्या है। अब यहां पर आ जाओ, मुझे आप बताओ कि सबसे ज्यादा सोडियम मुझे क्या है 281, यस नो क्या है, मैग्नीशियम क्या है 282, एल्यूमिनियम क्या है 283, देन क्या 284 है, ध्यान समझना ठीक है, और ये है 285, और ये 286 सल्फर हो गया, 287 और आपका 288, ठीक है। अगर वैलेंसी की बात करूं तो सर इसकी वैलेंसी क्या है, इसकी वैलेंसी आपका 1, बिकॉज वैलेंसी क्या होता है, अपने सबसे बाहर वाली शेल को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट, एक्सेप्ट या शेयर किया जाता है, इसी को वैलेंसी बोलते हैं। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, और ये वाला 3 एक्सेप्ट करेगा, ये 2, ये 1 और ये नहीं करेगा, ना एक्सेप्ट करेगा, ना शेयर करेगा, ना आपका डोनेट करेगा। तो वैलेंसी पहले सर 1 2 3 4, पहले 4 तक इंक्रीज होती है, 4 तक इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज डिक्रीज और 0 तक जाती है। तो क्या बोलोगे, इट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेस फ्रॉम 4 to 0। और मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें, देखो अच्छे यहां ये अगर यहां से लेफ्ट से राइट जाओगे तो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। वैलेंस का बढ़ना कहीं ना कहीं न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना, न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना, और न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना मतलब मेटेलिक प्रॉपर्टीज का घटना। यस बच्चे, मेटेलिक प्रॉपर्टीज का घटना, मतलब अगर आप सोडियम से मैग्नीशियम में जाओगे या मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम जाओगे तो आपकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती चली जा रही, कौन सी, मेटेलिक है, परफेक्ट है। और बाकी इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है ना, इसको मैंने अलग से चैप्टर में करवा रखा है, आप चले जाना ज्ञानिकीडा के प्लेलिस्ट में, सारे चैप्टर्स आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे, वहां से ज्ञान लो, यहां अप्लाई करो, लगा दो, आप आगे बढ़ते हैं। हाउ डू द वैलेंसी और एटॉमिक साइज, ओके राइट डाउन अ ग्रुप है, अब डाउन द ग्रुप जा रहे हो, ले लेते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, तो वैलेंसी क्या होगी सर, वैलेंसी तो आपकी सेम ही रही, क्यों, बिकॉज अगर सेम ग्रुप में है तो वैलेंसी सेम होती है। और एटॉमिक साइज क्या होगा सर, एटॉमिक साइज भी आपका इंक्रीज होगा, क्यों, बिकॉज एटॉमिक साइज बढ़ेगा इसीलिए क्योंकि आप देखो लिथियम के पास कितना है 2 शेल, सोडियम के पास 3 शेल, पोटेशियम के पास 4 शेल, तो एटॉमिक साइज बढ़ा, क्यों, बिकॉज डाउन द ग्रुप जाने पर आपके नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। दैट्स योर परफेक्ट आंसर। कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस सर, ओके, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन इन प्लेन एरिया। ये रीजनरेशन क्या होता है सर, ये एक तरह का असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, किसमें, प्लेन एरिया में, जो कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ये आपने चैप्टर 8 में पढ़ा होगा। और कह रहा है कैसे रीजनरेशन आपका डिफरेंट होता है किससे, रिप्रोडक्शन से। फिगर को ध्यान से देखो, फिगर को ध्यान से देखा जाए, ये आपके सामने क्या है, ये आपके सामने एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम क्या है, परफेक्ट, इसका नाम है प्लेन एरिया। अब होता क्या, मान लो प्लेन एरिया जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अगर समहाउ ये गलती से कट गया, उसके 3 पीस बन गए, 1 2 और 3 है, तो इसके पास बहुत सारे कौन से सेल्स होते हैं, इसके पास बहुत सारे रीजनरेटिव सेल्स होते हैं। अब इनके पास वो टेंडेंसी होती है कि उस कटे हुए पार्ट से वो नई बॉडी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो आपको दिख भी रहा होगा कुछ ऐसा, ये कट कुछ ऐसा बन गया, ये वाला ऐसा और ये वाला ऐसा, मतलब ये आप बोलोगे सर रीजनरेशन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और यहां पर जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने लॉस्ट पार्ट से, कटे हुए पार्ट से एक न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करता है। साफ साफ दिख रहा है, देखो रीजनरेशन इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction, perfect है। और in this process the organism has the ability to generate loss और damage parts है, और कट गया तो हर एक पीस नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट कर जाएगा। अब रीजनरेशन और रिप्रोडक्शन में क्या फर्क है, तो बहुत सिंपल सा फर्क है। रीजनरेशन जो है आपका ये बिकॉज ये असेक्सुअल है, अब खुद सोचो अगर असेक्सुअल का मेथड है तो क्या यहां पर आपके गैमेट्स का या सेक्स सेल का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो आप बोलोगे सर नहीं होगा। लेकिन रिप्रोडक्शन में आपका जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मान लो सपोज क्या है, उस केस में क्या होगा, आपके सेक्स सेल का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो आप बोलोगे रीजनरेशन इज परफॉर्म बाय द रीजनरेटिव सेल्स, और यू कैन से सोमैटिक सेल्स अदर देन जर्म सेल।
जर्म सेल को छोड़ के जितने भी सेल है, अगर उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है तो इसे क्या बोलेंगे? रीजनरेशन है। और रिप्रोडक्शन के जो सेक्सुअल है उसमें आपके सेक्स सेल से ही नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, एंड दैट्स योर आंसर। आप बोलोगे कि सर रीजनरेशन, इसको आप टैबुलेट भी कर सकते हो, रीजनरेशन इज डन बाय विच सेल? यस सर, सोमैटिक सेल्स। परफेक्ट है, ये चैप्टर 9 डिस्कस किया था हमने। और आपका जो रिप्रोडक्शन है जैसे सेक्सुअल हो गया, ये किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? अगर आज सेक्सुअल होगा तो सोमैटिक, और सेक्सुअल होगा तो आपका गैमेटिक सेल्स, और यू कैन से गैमेट्स के बोल के गैमेट्स और रिप्रोडक्टिव सेल्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट? परफेक्ट, यस ओके। और हाँ देखो, जैसे एक लिजर्ड है, उसकी पूंछ कट गई है तो उसकी पूंछ फिर से रीग्रो हो जाएगी, तो किस क्या हुआ? रीजनरेशन है। ऐसा हर बार रीजनरेशन से ऐसा नहीं होगा कि नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, लेकिन जब जब रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस करेगा, सोच के बोलना, नया ऑर्गेनिज्म बनेगा नहीं बनेगा? डैम श्योर है बनेगा। यस नो क्या? तो आप में से क्वेश्चन है, बताओ, रीजनरेशन ऑल रीजनरेशन आर एग्जांपल्स ऑफ रिप्रोडक्शन? नो सर, ऐसा रीजनरेशन जिससे नया ऑर्गेनिज्म बनेगा उसी को आप रिप्रोडक्शन बोल सकते हो। मेरे ख्याल से बातें आपको आ चुकी हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वेरी सिंपल, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है। राइट टू एग्जांपल्स ईच ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट से इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन चाहता है। कह रहा वायरस से एग्जांपल दो, बैक्टीरिया से। तो आपको कुछ याद है? कुछ छोटी सी ट्रिक थी। ये ट्रिक किस किस को याद है? कमेंट सेक्शन में हाँ जरूर बोलना। यहां पर है क्या, ये कुछ बच्चे, किसी को मतलब किसी पर्सनैलिटी को मैं डिफेम नहीं कर रहा, सिंपल सा याद करने का तरीका है। सो सॉरी अगर किसी के ये सहवाग जी मेरे फेवरेट है, तो बहुत सिंपल है। क्या आपके पास वीरेंद्र सहवाग जी है, ठीक है? ऐसे मान लो इनको मैंने वीरू बोला, क्या बोला सबका? इनको मैंने वीरू बोला, तो मैं ऐसे बोल रहा हूं, मैं शॉक हूं, वीरू को व्हाट एड्स हो गया? वीरू को व्हाट एड्स हो गया? फिर से बोलो, वीरू को व्हाट एड्स हो गया? दैट्स इट। वीरू से क्या बेटा? वीरू से आपका वायरस है, और वीरू से क्या? वायरस है। व्हाट से क्या? आपका WARTS है। और एड्स से क्या? आपका यस, एड्स से एड्स ही है। मतलब वायरस से होने वाले दो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के नाम आपके सामने हैं। सेम अच्छे, ये क्या आपका? ये आपका जो है इसका नाम है, इसने चश्मा पहन रखा है, और नॉर्मली जो चश्मा पहन से क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं बैटरी। बैटरी ना, तो आपके पास सपोज क्या, आप क्लास में बैठे थे तो आपने क्या देखा? आप रैगिंग कर रहे हो, वैसे अलाउड नहीं है, ठीक है? मत करना, ठीक है? ठीक है। तो आपके सामने बच्चा ऐसा आया और आपकी पेन की जो स्याही है वो खत्म हो गई है, तो आपने उस बालक को बोला, ओए कम हियर, यस बैटरी कम हियर। तो वो आया आपके पास, टुक 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 टुक, आपने क्या बोला? गो और स्याही को फिल कर दो, स्याही को फिल कर दो। आपने हिंदी में बोला, वो समझा नहीं, उसने क्या बोला? व्हाट यू वांट टू स्पीक, जस्ट लेट मी क्लैरिफाई। आपने शॉक हो गए, भैया इंग्लिश बोल रहा है, तो आपको इंग्लिश आती नहीं थी। आपने क्या बोला? गो नाउ एंड जस्ट हैव द इंक इन दिस, मान लो क्या बोलते हैं उसको? रिफिल, इन दिस रिफिल है। ओके बेटा, आप पता है मेरी इंग्लिश में हंस रहे हो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोलोगे बैटरी से क्या बना? बैटरी से बना बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। स्याही फिल से क्या बना? सिफिलिस। बोलो क्या आपका? सिफिलिस है। गो नाउ से क्या बना? गॉनरिया, गो नाउ से आपका गॉनरिया बना। परफेक्ट है। तो आपने क्या याद कर लिया? सर बैक्टीरिया से होने वाले एक सिफिलिस है और एक गॉनरिया है, और वायरस से होने वाले आपके वार्ड्स ऑफ एड्स है। जिन बच्चों को याद था बहुत सी बात है, जिनको याद नहीं था हो सकता कि याद हो जाए आगे। एक्सप्लेन हाउ द ट्रांसमिशन ऑफ सच डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड। क्या आंसर दोगे? वेरी सिंपल सर, एक काम करो, फ्लूइड के एक्सचेंज को रोक दो। तो ऐसे में आप ऐसे बैरियर मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हो, बैरियर मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। इससे क्या होगा? इससे आप फ्लूइड के एक्सचेंज को रोक दोगे, फ्लूइड्स के एक्सचेंज को रोक दोगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। बहुत सिंपल सी बात है, देखो, द सेक्स ऑफ अ न्यूबॉर्न चाइल्ड इज अ मैटर ऑफ चांस एंड नन ऑफ द पेरेंट्स मे बी कंसीडर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। है, आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स के अंदर सेक्स को जेनेटिकली डिटरमाइन किया जाता है, मतलब पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। पेरेंट्स से जो गैमेट्स जाते हैं वही आपके पेरेंट्स के गैमेट्स में कौन से सेक्स क्रोमोसोम है, उससे बनने वाले बेबी का सेक्स डिटरमाइन किया जाता है। आप ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो आपके पास ये फादर है, फादर के पास जो सेक्स क्रोमोसोम है वो क्या होता है? आपका XY। मदर के पास आपका XX है। मतलब जब फादर गैमेट्स बनाएंगे तो एक या फिर X होगा या फिर आपका Y होगा, लेकिन मदर से बनने वाले गैमेट्स में दोनों XX ही होते हैं। अब खुद सोचो, क्या ये ऐसा फैक्टर है जो कि पेरेंट्स के द्वारा, क्या पेरेंट्स ये बोल सकता है कि मेरी मर्जी मैं X को भेजूं, मेरी मर्जी मैं Y को भेजूं? ऐसा नहीं होता। ये नेचर का गेम है। अगर यहां से X गया, वहां से X आया तो गर्ल हो जाएगा।
जब तक यहां से वही नहीं जाएगा तब तक क्या बॉय बनेगा? नहीं बनेगा। तो आप यहां से इतना तो बोल सकते कि भैया जब तक फादर का वही क्रोमोसोम नहीं जाएगा बनने वाला बेबी बॉय हो ही नहीं सकता। तो लेकिन अब फादर भी क्या करे? क्या फादर के पास वो है कि कंट्रोल के फैक्टर है, एक रिमोट कंट्रोल कि जाओ एक्स जाओ भाई नहीं जाओ? ये क्या इसका मतलब क्या है? यस सर, आपका ये मैटर ऑफ चांस है, मैटर ऑफ चांस है। तो आपको एक क्रॉस करना है और यहां से क्रॉस से आप समझा सकते हो। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। यहां से सीबीएसई पूछता बताओ प्रूफ करके दिखाओ क्या वुमेन आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है सेक्स डिटरमिनेशन के लिए? तो आपका आंसर होगा नो, बिकॉज सेम वही कहानी है, बेचारी फीमेल के हमेशा क्या आएगा? एक्स और एक्स ही आएगा। तो इस तरीके से आप आंसर दे सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी सिंपल, मेंशन द टाइप्स ऑफ मिरर्स यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर्स है। आप ध्यान से देखो और साथ में क्या कह रहा है? शेविंग मिरर है। तो आप मुझे बताओ कि ये है, ये बच्चे क्या आपके पास? ये आपके पास है रियर व्यू मिरर है और जो बगल वाला ये तो लेफ्ट में इसे क्या है? ये आपका शेविंग मिरर है। तो ऐसे में कौन से मिरर का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी आपको रियर व्यू चाहिए होगा, पीछे का व्यू देखना चाहते हो, आप ना एक काम करो, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है, आप मुझे बताओ, एक है कॉनकेव है, ये आपका सपोज ये जो कॉनकेव है और ये आपका कॉन्वेक्स का रे डायग्राम का ऑब्जर्वेशन टेबल है। आप क्या चाहते हो कि शेविंग मिरर में आपकी इमेज बड़ी बने या छोटी बने? तो आपका आंसर होगा बड़ी। अगर दोनों के रे डायग्राम को कंपैरिजन करोगे, साइज में आ जाओ, सब बच्चे साइज में आ जाओ। अब कन्वेक्स, ये कन्वेक्स का है, ये जो नीचे वाला किसका है? ये कॉन्वेक्स का है। और ऊपर वाला किसका है? कॉनकेव का। ध्यान से इसको ऑब्जर्व करो तो क्या नोटिस करोगे? सर कॉन्वेक्स तो बड़ी इमेज बनाता ही नहीं है, कॉन्वेक्स तो एनलार्ज इमेज बनाता ही नहीं है। क्या आपका कॉनकेव बनाता है? यस सर। एक देखो ये रहा, एक तो ये वाला केस है और एक तो ये वाला केस है, परफेक्ट है। ये तो हाईली है, छोड़ दो उसको। अब ये दो केस है और दोनों केस में से सोच के बोलना। तो यहां से ये बात तो क्लियर हो गई कि शेविंग में आप कॉनकेव का ही इस्तेमाल करोगे। और आपका जो रियर व्यू है, रियर व्यू में क्या चाहते हो? आप छोटी इमेज बने। अब छोटी आपकी ये भी बनाता है और छोटी आपकी ये भी बनाता है। आप बताओ छोटी में क्या चाहते हो? इरेक्ट चाहते हो कि इन्वर्टेड चाहते हो? तो आपका आंसर होगा कि सर एक तो मुझे क्या चाहिए? एक तो मुझे डिमिनिश चाहिए और साथ में बच्चे आपको इरेक्ट चाहिए। तो डिमिनिश और इरेक्ट आपको कहां मिलेगा? क्या यहां मिलेगा? नहीं मिलेगा, आपको यहां मिल जाएगा डिमिनिश प्लस में डिमिनिश प्लस में आपका इरेक्ट। यस या नो? क्या? और बच्चे इसका मतलब यहां से ये तो क्लियर हो गया कि सर देखो कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करेंगे किसके लिए? इसके लिए। क्यों? बिकॉज वो डिमिनिश और इरेक्ट इमेज बना के देता है। कोई आपसे बहस करे कि भैया कॉनकेव भी तो डिमिनिश बना रहा है, यस बना रहा है, लेकिन उस केस में इन्वर्टेड बना रहा है, इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। और तो यहां से आंसर मिल गया। क्या है? और सेकंड क्या है? ओके ओके, और क्या है आपका? हाँ, और शेविंग मिरर में आपका कि सर कॉनकेव का सवाल कर, ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। लिस्ट टू रीजंस टू जस्टिफाई योर आंसर एंड दैट्स योर आंसर की डिमिनिश प्लस इरेक्ट है। और इस केस में आपका वर्चुअल एंड बोलो क्या? वर्चुअल साथ में आपका इरेक्ट है। आई वर्चुअल इरेक्ट है और साथ में आपका मैग्नीफाइड भी है। दैट्स योर परफेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। और एक क्वेश्चन और है, मुझे बताओ कि जब हम कॉनकेव का इस्तेमाल शेविंग मिरर की तरह करते हैं तो इन एक फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, फिफ्थ केस और सिक्स्थ केस में से कौन से केस का इस्तेमाल किया जाता है? मेरे ख्याल से आंसर मिल चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। आपके न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं, लगाते हैं इसमें बेटे। देखो है क्या, एक ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट की हाइट 6 है। ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है, इसलिए उसकी हाइट कैसी होती है? प्लस में होती है। और साथ में लिखा हुआ है ओके ओके आपका, और कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस है और उसका फोकल लेंथ कितना बेटा? उसका फोकल लेंथ आपका है 5 सेंटीमीटर, मींस माइनस का 5। सर माइनस क्यों लगाया आपने? अब यहां पर आ जाओ, ये आपके पास कॉनकेव लेंस है, इसका जो प्रिंसिपल फोकस वो यहां होता है। तो अगर ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में नापोगे तो ये नेगेटिव होगा। परफेक्ट है, मैंने कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल किया है। और क्या पूछा आपसे? यूज लेंस फॉर्मूला टू डिटरमाइन द पोजीशन निकालना है, इट मींस आपको v तो निकालना है, v निकालना है और साइज निकालना है, इट मींस आपको hi निकालना है, लिखो। और नेचर निकालना है, ओके नेचर निकालना है। और साथ में लिखा हुआ एक और चीज ये है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस कितना? 10 इट मींस आपको u भी दे रखा है, कितना u आपको दे रखा है? माइनस का 10 सेंटीमीटर। सर सेम वही कहानी कि आपको u से प्यार है? नहीं बेटा मुझे प्यार नहीं है। यस, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होता है, इसीलिए सेम वही कहानी, ये भी आपका नेगेटिव होगा। अब सिर्फ आपको फॉर्मूला पुट करना है। पुट करें कौन सा? लेंस की मिरर, तो साफ साफ लिखा हो आपका लेंस है तो करो 1, देखो क्या है 1/v माइनस पे 1/u इक्वल टू 1/f है। आपको v निकालना है तो अरेंज करो, तो 1/v क्या बन जाएगा? 1/f प्लस में 1/u है। पुट करें, पुट कैसे पुट करो? f कितना है? f आपका माइनस का 5 है, प्लस में ये कितना? माइनस का 10 है। ये बन जाए कुछ ऐसा 1 बाय माइनस का 5 प्लस माइनस माइनस 1/10 है। एलसीएम कितना आएगा? 10 है, तो ये आपका माइनस का 2 है ना,
माइनस का 2 और माइनस का 1, आंसर आएगा -3/10। परफेक्ट है कि नहीं है? -3/10 बोले तो क्या आपका ये आएगा 1/v आ गया आपका। कुछ गलती तो नहीं है ना? ओके परफेक्ट है। ओके ओके आपका ठीक है बच्चे। हाँ 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 ठीक है। तो अच्छा आएगा 1/v आएगा, माइनस का 3/10 है, और सर v कितना आएगा आपका 10/3 माइनस में आएगा, एंड दैट्स योर आंसर। ये सेंटीमीटर है। आप चाहे तो इसका आंसर डेसिमल में भी निकाल सकते, 3 पॉइंट कुछ आएगा, 3.6 क्या पड़ेगा, 3.339 हाँ ठीक है, 3.33 कुछ आएगा, ठीक है परफेक्ट है। आप इसकी ये परफेक्ट है। और यहाँ जो बेटा माइनस में आएगा, माइनस में है क्यों? बिकॉज इमेज इस तरह बनती है। और क्या पूछा है आपसे? पूछा गया, बोलो क्या बेटा? आपसे पूछा गया है हाइट ऑफ एन इमेज है, तो बताओ एच आई अपॉन पे एच ओ क्या होता आपका? माइनस का v बाई यू अपॉन यू है। गलती करी, माइनस नहीं होता, प्लस का होगा। ओके लेट मी रब हियर। ओके प्लस होगा। अब सिर्फ पुट करना है। अब क्या करना है? पुट करना है। तो एच आई क्या बन जाएगा आपका? v अपॉन पे u इंटू पे एच ओ है। v कितना आई आपका? माइनस का 10/3 डिवाइड बाई यू कितना? यू कितना बचे? यू माइनस का 10 है, इंटू पे एच ओ कितना है? प्लस का 6 है। अरेंज करो, थोड़ी सी मैथमेटिक्स लाओगे, जब मैथमेटिक्स लाओगे तो नीचे 1 लगाओ, क्या बन जाएगा? माइनस का 10 इंटू पे प्लस का 6 अपॉन पे 3 इंटू पे माइनस का 10 है। इससे ये कटेगा, यस या नो? कट जाएगा, और आंसर आएगा 2 सेंटीमीटर। मींस एच आई कितना आपका? प्लस का 2 है, और प्लस का 2 आना भी चाहिए। क्यों? बिकॉज कॉनकेव लेंस ना हमेशा हमेशा जो इमेज बनती है वो आपको कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और अगर इरेक्ट है तो इसके ऊपर बनेगा। यस नो? क्या ऊपर बनेगा ना? अगर इरेक्ट है तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा, जो कि पॉजिटिव होना चाहिए। दैट्स योर आंसर है। और नेचर पूछा, जो नेचर क्या है? नेचर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट। परफेक्ट है। ये न्यूमेरिकल्स को खोल के रख दो हमेशा ना, जब भी न्यूमेरिकल्स आए बस यही बोलूंगा, आप क्या करो? सबसे पहले गिवन वैल्यूज को लिख लोगे, आधी काम हो जाएगा, सिर्फ पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ है। क्या कह रहा आपसे? स्टेट द डिफरेंस इन कलर्स ऑफ द सन ऑब्जर्व ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट एंड नून है। सनराइज सनसेट एक केस मानो, नून को अलग मानो। आपको पता होना चाहिए, जब हमने चैप्टर 11 पढ़ा था, सनराइज और सनसेट के केस में सन होराइजन पे होता है, तो वहां से सनरेज जब आएगी तो अर्थ में आते समय उसे मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, और जब नून पे होता है जस्ट ऊपर होगा, तो इस केस में सन की जो रेज है उसको मिनिमम डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। आप खुद सोचो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग कहां टेक प्लेस करेगी, तो आपका आंसर होगा कहां पर? कि सर होराइजन के केस में। होराइजन में मैक्सिमम डिस्टेंस है तो ज्यादा स्कैटरिंग होगी, और सनसेट और नून के केस में जब वो आपका जस्ट ऊपर ओवरहेड है तो उस केस में स्कैटरिंग कम होगी। परफेक्ट है। अब यहां पर आ जाओ, ये बोलना क्या चाहते हैं कि सर देखो, ये जब सनराइज हो रहा है और आपका जब सनसेट हो रहा है उस केस सन का होराइजन पे। परफेक्ट है। यस या नो? क्या है? अगर होराइजन है यस या नो, तो यहां पर जो सपोज ये आपका अर्थ है, ये अर्थ मान लो, ये प्यारा सा आपका अर्थ है, तो इस केस में देखो यहां पर डिस्टेंस कम है और इस वाले केस में इसमें क्या ज्यादा है, तो आप बोलोगे जब यहां से लाइट रेज आती है तो स्कैटरिंग होते 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 जो ऑब्जर्वर है, सबसे कम स्कैटरिंग कौन सी लाइट होती है? सबसे कम होती है रेड लाइट स्कैटर है। अगर रेड लाइट सबसे कम स्कैटर होंगी तो ये जो ऑब्जर्वर है अर्थ में वहां तक पहुंच जाएगी। सेम वही कहानी, यहां से लाइट आ रही है, स्कैटर हो, देखो सारी ना जितने कंपोनेंट्स है, बिकॉज सनलाइट जो है व्हाइट लाइट से होता है, यस या नो? क्या है? तो सब स्कैटर हो जाते हैं, लेकिन यहां तक कौन सा पहुंचेगा? रेड है, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। तो इसीलिए आपका क्या है? सनराइज और सनसेट केस में आपके रेड रंग का दिखता है, और जब नून होता है तो यहां पर हाइट छोटी है, तो यहां पर जितने भी जो V I B G Y O R जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे इक्वल स्कैटर होते हैं, सारे के सारे इक्वल अमाउंट पर स्कैटर होते हैं। अगर इक्वल अमाउंट पर स्कैटर होगा, अगर इक्वल अमाउंट पर स्कैटर होगा तो आपकी आंखों में जो रेज पहुंचेंगी उन सब में सारे कंपोनेंट्स होंगे। अगर सारे हैं तो कैसा दिखेगा? आपका व्हाइट रंग का दिखेगा। यस यू नो? दैट्स योर आंसर। During sunrise or sunset, it appears red because light has to travel a long distance from the sun है through the atmosphere। और जब आपके नून के टाइम पे देखो, रेड लाइट इज स्कैटर लीस्ट ड्यू टू इट्स लॉन्ग वेवलेंथ है, और कौन पहुंचेगा? आपका रेड ही पहुंचेगा। और बच्चे क्या बोलोगे? नून के टाइम पे इक्वल स्कैटरिंग है, इसी वजह से आपका नून पे वो व्हाइट रंग का दिखता है। आई और हाँ, यहां से ना सीबीएसई के जो ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है वहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि नून के टाइम पे सन कैसा दिखता है, तो बोलोगे व्हाइट इन कलर है। आई होप। और बाकी बच्चे इस चैप्टर में कोई डाउट होगा ना, तो सिंपल लॉजिक है, जिन्होंने सिलेबस कर रखा है उन्हें दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिन बच्चों ने सिलेबस नहीं किया, हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे हो, तो ऐसे में अपना लेक्चर कंप्लीट कर लें याद से, ठीक है? बिकॉज
क्वेश्चन ज्यादा करना नहीं है, पहले आपको कंसेप्ट सीखना है, फिर तो सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़े, चलो क्या है, और क्वेश्चन 14 आपके सामने है, इकोसिस्टम क्या होता है और इसके दो मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। और दूसरी बात भी आप सोच के बोलना, हम क्या पॉन्ड्स और लेक्स को साफ करते हैं? नहीं करते, लेकिन एक्वेरियम को साफ करना पड़ता है रेगुलर बेस में। ये क्यों है? वेरी सिंपल। देखो पहले आप समझो इकोसिस्टम है क्या। तो इकोसिस्टम कुछ ऐसा है, आप फिगर को देखो, यहाँ पर है क्या, यहाँ दो कंपोनेंट्स आपको दिखेंगे मेजर, कौन कौन से? देखो ये सन हो गया, माउंटेन हो गया, और आपका जो सपोज वाटर हो गया। ये सब कैसे हैं? लिविंग है कि नॉन लिविंग है? सही, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है, और इन्हीं को अबायोटिक कंपोनेंट बोला जाता है, इन्हीं को आप अबायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। और यहाँ पर जो प्लांट्स हैं, यहाँ पर जो एनिमल्स हैं, यहाँ पर सपोज अगर संतोष से बैठे यहाँ पर गाना गा रहे हैं, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस है वो हमसे चाचा चाची करते हैं। मतलब क्या, संतोष सर हो गए, ये जो हिरन हो गया, प्लांट्स कैसे आपके बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ से ये तो सीखा कि सर यहाँ पर होता क्या है, अब होगा क्या है, ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं और जो अबायोटिक है, ये दोनों आपस में दोस्ती कर लेते हैं, दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं और दोनों मिल बांट के रहते हैं। और इसी इंटरेक्शन किसके बीच में, बायोटिक और अबायोटिक जो इंटरेक्शन हुआ, जो बना सिस्टम, उसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया together with the non-living constituents of the environment form an ecosystems है, and this its two major components है। तो आप बोलोगे अबायोटिक और बायोटिक है। अब ये रहा आपके सामने क्या, एक्वेरियम है। ठीक है, ये एक्वेरियम है। आप मुझे बताओ एक्वेरियम में क्या आपके डिकम्पोजर्स प्रेजेंट होते हैं कि नहीं होते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा सर, एक्वेरियम में डिकम्पोजर्स नहीं होते। ये क्या होते हैं सर? एक तरह के नेचुरल क्लींसिंग एजेंट है। ये कैसे होते हैं आपके सर? ये जो आपके हैं ये नेचुरल क्लींसिंग एजेंट है, नेचुरल क्लींसिंग एजेंट है। अब यहाँ पर है ठीक है, यहाँ पर एब्सेंट है, यहाँ पर नहीं है। लेकिन एक्वेरियम में जो कि नेचुरल इकोसिस्टम, बिकॉज ये जो एक्वेरियम है ये कैसा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, लेकिन जो रिवर्स है, पॉन्ड्स है, वो कैसे होते हैं? वो नेचुरल इकोसिस्टम है, और वहां पर डिकम्पोजर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर ये प्रेजेंट है तो जो भी वेस्ट है उसको डिकम्पोज कर पाते हैं, लेकिन इस केस में एब्सेंट है तो डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे, इसलिए साफ करना पड़ता है। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, डिफाइन द टर्म आइसोमर्स और ड्रॉ टू पॉसिबल आइसोमर्स करते करते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया भी हुआ है। इस क्वेश्चन ध्यान देना, यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है, यहाँ से आपको सीखने वाले हो, यहाँ से कुछ आप सीखने वाले हो। आइसोमर्स क्या है देखो, कीवर्ड है क्या, देखो आपको क्या समझाए, चलो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं ए वाले को बी की मदद से। बी कैसे? आपसे क्या कह रहा है, आपके पास ना ये है C3H6O है, इसका आपको क्या बनाना है, इसका आपको जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इधर रखा है, इसके दो पॉसिबल आइसोमर्स है। तो एक काम करते हैं, C3H तो क्या है, तो 1 2 और 3 है, परफेक्ट है। और O एक है, तो मैंने कहा O को यहां डाल दिया, मैंने O को डाल दिया, आपकी मर्जी है डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सिंगल बॉन्ड है। अब 8 पूरे कर दो, 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 और 2 8 है, और यहाँ 4 2 6 और आपका 8, परफेक्ट है। क्या है, अब मुझे तो H पूरे कर दो, यहाँ पर H पूरे कर दो, यस क्या H पूरे कर दो। और सेम क्या है, मैं इसी स्ट्रक्चर को कुछ ऐसा देखो क्या है, ध्यान से देखना, बहुत कुछ समझ आएगा आपको। हाँ, कुछ ऐसा बनने वाला है और मजा आने वाला है। और ये H और ये H और ये आपका H है, आपका ये H है, ये आपका H है और ये आपका H है। मुझे बताओ दोनों स्ट्रक्चर परफेक्ट है? यस सर, ये परफेक्ट है और ये परफेक्ट है। और यहाँ पर कार्बन कितने गिनना, 1 2 और 3, यहाँ भी कितने, 1 2 और 3, तो C3 है। H काउंट करना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों में H भी 6 है। और O काउंट करना, सर O भी सेम है, O भी आपका ये भी 1 है, यहाँ भी आपका 1 है। अब सोच समझ के मेरी जवाबों का आंसर देना, इन दोनों के क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? तो आपका आंसर क्या होगा सर, यस, इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है आपके, सेम है। इन दोनों का क्या स्ट्रक्चर सेम है? नहीं सर, स्ट्रक्चर तो अलग है, स्ट्रक्चर तो अलग है। बहुत सारे बच्चों के मतलब क्या आ रहा है कि सर ये तो एल्डिहाइड है, ये तो कीटोन है, तो कैसे? बच्चे बस मेरा आंसर देख क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और साथ में स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, साथ में आपके स्ट्रक्चर्स अलग हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। और आपको याद होना चाहिए ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, क्या अलग होते हैं, स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है, आइसोमर्स बोला जाता है। तो क्या यहां से आपने नया सीखा, अरे क्या बात है कि भैया एल्डिहाइड, बिकॉज ये एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों कैसे हैं, आइसोमर्स हैं। कैसे आइसोमर्स हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, यस या नो, परफेक्ट है। अब यहां से आप डिफाइन कर सकते हो किसको, आइसोमर से, सच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which have same molecular formula but different structures are called
आइसोमर्स है। ये भी हो गया। गिवन द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अबव टू कंपाउंड्स, अब हमें इसी का इलेक्ट्रॉन डॉट बनाना है, कुछ नहीं करना। आपके सामने ये स्केलेटन तैयार है, सी 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 एच, और ये आपका O है, ये भी आपका H है, ये भी H है, ये भी H है, ये भी H है, आपका H है, ठीक है। अब ध्यान दो क्या है, अब मुझे बताओ हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन, एक एक एक, और यहाँ पर क्या डबल डबल, यहाँ पर कैसे इसने दो दिए होंगे, दो, और यहाँ पर एक है, और यहाँ पर है। अब देखो सी क्या करेगा, सी क्या करेगा, सी सी एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, दैट्स योर आंसर बेटा, दैट्स योर आंसर है। और क्या देखो, और क्या आपका ओ ने दो यहां दिए, ओ क्या 6 होते हैं ना, 6, बिकॉज ओ का एटॉमिक 8 है, तो 2 और 6 है, दो तो यहां दे दिए, तो 1 2 3 4। अब चलिए क्या, अब पूरे करो 8, 8 पूरे करो, 8 पूरे कर लिए, 8 दो पूरे कर लिए, दो, बिकॉज हाइड्रोजन दो पूरे करेगा, दो पूरे कर लिए, दो पूरे कर लिए, और आपके 8 पूरे हो गए, दो पूरे हो गए, और कार्बन ने ऐसे रे ऐसे, ऐसे रे ऐसे पूरे कर लिए, एंड दैट्स योर 4 2 6 डॉट, दैट्स योर आंसर। परफेक्ट है। सेम इसी लॉजिक से आप इसका ड्रॉ कर लोगे ना, कर लेंगे बच्चे, इसका ड्रॉ कर लेना, और अगर डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो, मुझसे टेलीग्राम पे, दैट्स योर आंसर। आगे बढ़ा जाए, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, कितना सिंपल है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है लिस्ट एनी 3 distinguishing feature between sexual and asexual types of reproduction है। लपेटते हैं भैया, बहुत सिंपल है कि सर ये रहा वो टैबुलेशन, असेक्सुअल सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, और साफ से लिखा यूनि पेरेंटल है, और ये क्या सेक्सुअल है, दोनों पेरेंट्स मेल एंड फीमेल का इन्वॉल्वमेंट होता है, ह्यूमन बीइंग्स हो गया। और यहां पर असेक्सुअल में याद है गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तो किसका होता है, सोमेटिक सेल्स का, सोमेटिक सेल्स इन्वॉल्व है, लेकिन यहां पर गैमेट्स या फिर जिन्हें जर्म सेल बोलते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। असेक्सुअल में जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो लगभग लगभग एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं, जिन्हें क्लोन्स बोलते हैं, तो ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स है। लेकिन सेक्सुअल में ऐसा नहीं होता, सिमिलरिटी भी होती है लेकिन डिफरेंस भी होता है, वेरिएशन भी होता है, तो ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली डिसिमिलर टू द पेरेंट्स है। और भी डिफरेंस हो सकते हैं, आप ऐड ऑन कर सकते हो, और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप आंसर और दोगे। चलो क्या है, आप क्या कह रहे हैं, एक्सप्लेन व्हाई वेरिएशंस आर ऑब्जर्व इन द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन। खुद सोचो, किस केस में दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, तो आंसर होगा सर सेक्सुअल में। अगर दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है तो दो इंफॉर्मेशन जुड़ेगी और एक बनेगा। यहां पर तो सिंगल पेरेंट है, तो कुछ नया कैसे बन सकता है, यहां पर दो कंबाइन कर रहे हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हुआ क्या, हुआ क्या बच्चे, देखो क्या आपके पास है, ये मान लो क्या है, ये बच्चे क्या देखो क्या है, अगर यहां पर देखो सब सब ध्यान क्या है, मान लो एक आपका ये था, ये आपका डीएनए है, परफेक्ट है, और ऐसा ही एक डीएनए किसका होगा, आपका होगा, ये सपोज मान लो फादर का है, तो ऐसा ही डीएनए आपका मदर का है, परफेक्ट है। चाहिए सुनो क्या है, देखो मदर का ये वाला मान लो येलो वाला, और फादर का ये है, तो दोनों कंबाइन होते हैं ना, तो कुछ नए कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं, और इसी को बोलते हैं, इसी वजह से आपका क्या आएगा, आपका वेरिएशंस है। तो आंसर लिखोगे क्या सर, वेरी सिंपल है कि आपका वेरिएशन इसीलिए आया बिकॉज यहां पर दोनों ही पेरेंट का, यहां पर दोनों ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, एंड दिस इज द रीजन व्हाई न्यू कैरेक्टर्स आर फॉर्म। न्यू कैरेक्टर्स मतलब क्या क्या क्या, यस बच्चे, वेरिएशन, दैट्स योर आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ है, और ये बायोलॉजी का ही क्वेश्चन है, और ये रहा आपके सामने, ठीक है। आइडेंटिफाई ए क्या है, बी क्या है, और सी क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है, और उनके फंक्शंस भी क्या है, फिगर को ध्यान से देखो, दिखेगा क्या है, आप बताओ मुझे। ये ए क्या बेटा, सर ये तो ना ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर में, ठीक है, तो ये है स्टिग्मा, बोलो क्या आपका स्टिग्मा है। और बच्चे बी क्या है, ये बी अंदर नहीं, तो ये बाहर है, ये क्या आपका, इसे बोलेंगे पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब है। और सी क्या आपका, सी आपका सर एग सेल है, सी आपका एग सेल है, जो कि फीमेल गैमेट्स कंटेन करता है, परफेक्ट है इतना। आप क्या बोला, फंक्शन लिखो, तो स्टिग्मा क्या होता है सर, थोड़ा सा स्टिकी होता है, स्टिग्मा आपका स्टिकी होते हैं, तो यहीं पर आके क्या है, यहीं पर आके जो पोलन ग्रेन्स है, जो कहां से आएगा सर, जो एंथर है, एंथर के अंदर जो छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स है, ये क्या बोलेगा, कुछ गाना बोलेगा, कुछ गाना गाएगा, कैसे क्या देता है, हाँ, तो पोलन ग्रेन्स का है कुछ इस तरीके से, पालकी में होके ससुराल चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। मतलब क्या हुआ कि सर पॉलिनेशन की मेथड से, पॉलिनेशन की मेथड से कहां चला गया वो आपके, और जब ये गया पालकी में होके ससुराल चली रे, वहां पर कार्पल आया, स्टिग्मा ने स्वागत किया रे। स्टिग्मा स्टिकी होते हैं, और कैसे करते हैं सर, ये पोलन ग्रेन्स को रिसीव करते हैं, तो रिसीव्स पोलन ग्रेन्स, यस नो क्या है, वेरी सिंपल, रिसीव्स पोलन ग्रेन्स, परफेक्ट है। यस नो क्यों करते हैं, बिकॉज स्टिकी होते हैं। अब बच्चे पोलन ट्यूब क्या होंगे, वेरी सिंपल, सही क्या करेगा, ये आपका अब यहां पर आ गया, ये जो मायके में होके ससुराल चली रे, तो यहां से जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब क्या करेगा, कैरीज, बोलो क्या, कैरीज
किसे कैरी करेगा, कैरीज बोलो क्या है, मेल जर्म सेल को कहां पहुंचा देगा, टू द फीमेल जर्म सेल, वहां तक ले जाएगा। परफेक्ट है, यस सर। और एक्सेल क्या है सर, ये तो इसके पास तो फीमेल गैमेट छुपा हुआ है जो कि काम आएगा फर्टिलाइजेशन टाइम में। आगे बढ़े, चलो। मेंशन द रोल ऑफ गैमेट और जाइगोट है, तो सर गैमेट क्या है, गैमेट्स बेसिकली इस गैमेट्स के अंदर चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, गैमेट्स के अंदर क्या होगा आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो कि ट्रांसफर होने वाला उसके प्रोजेनी में। और जाइगोट क्या है सर, जाइगोट में क्या होगा, जाइगोट में डिवीजन होगा और क्या बनेगा आपका एम्ब्रियो बन जाएगा, जिससे एक नया ऑर्गेनिज्म बनने वाला है। दैट्स योर आंसर। बढ़ा जाए आगे, यस सर डेफिनेटली। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। चलो, हेलो है क्या, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, given an expression to relate the absolute refractive index of a medium with speed of light in vacuum। very simple, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन बोला, रिफ्लेक्शन नहीं बोला। तो ये होता क्या, मान लो सपोज क्या है, ये आपका कोई इंटरफेस है, सपोज ये बाहर एयर था और ये किसी इंटरफेस ने, मान लो इसका ए बी इंटरफेस है, इसने एयर और अंदर ग्लास है उसको सेपरेट कर दिया। अब हुआ क्या, लाइट जो है पहले कहां ट्रेवल कर रहा था, एयर पे, लेकिन अब कहां आगे, ग्लास में। तो लाइट पहले एयर में था, अब आगे ग्लास में। इसका मतलब क्या है, आपके मीडियम का सेपरेशन हो गया। तो जब मीडियम का सेपरेशन होता है तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट अलग है और ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट अलग है। तो अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होने की वजह से बेंडिंग टेक्स प्लेस कर जाता है, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। अब यहां पर तीन रेज है, एक ऐसा इंसिडेंट, एक रिफ्रैक्टेड है और एक नॉर्मल है। और ये जो पॉइंट है इसे क्या मान लो, ओ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मान लो। यस है नो क्या, यस सर। तो आप बोलोगे सर इंसिडेंट रे, refracted ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane। परफेक्ट है। और सेकंड क्या कहता है, यहां पर दो एंगल बनेंगे, एक बनेगा एंगल आई जिसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और एक क्या होता है आपका, एक होगा आपका एंगल आर जिसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अगर आप इन दोनों का ना, अगर आप इन दोनों का ट्रिग्नोमेट्रिक, अगर इन दोनों का साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लोगे, साइन का रेशियो ले लोगे, तो उस केस में कैसा आता है, कांस्टेंट आता है। और ये जो कांस्टेंट आता है इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है, जो कि सेकंड पार्ट का आंसर भी ये वाले पार्ट का, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या इसी को प्यार से, या फिर इसी को प्यार से आप सिंपली क्या बोलते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हो। यस या नो क्या, यस सर, ठीक है। और हाँ, इसकी क्या कोई यूनिट्स होती हैं, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन जरूर देना। आगे बढ़ा जाए, चलो क्या आप मुझे आप बताओ, अब सोच समझ के मुझे आंसर देना। क्या बोला गया आपसे, ओके ओके परफेक्ट, इतना हो गया, ठीक है। हाँ, गिवन एक्सप्रेशन टू रिलेट द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम है, तो आपके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम के बीच में क्या रिश्ता होता है आपका, n इक्वल टू सी बाई वी है, जहां पर n क्या है, सेम वही कहानी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और c क्या आपका, c आपका है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और इसी फॉर्मूले के बेस पे हम नीचे वाला क्वेश्चन करने वाले हैं, वैक्यूम, और नीचे क्या बचा आपका, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। परफेक्ट है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है। यस नो क्या, अब करते हैं इसका न्यूमेरिकल। क्या पूछा है, देखो आपसे बोला गया है, यहां जाओ, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब कि सर एन डब्ल्यू बाय, देखो ग्लास वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में, वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में कितना बेटा, 4/3 है, ठीक है। और सेम वही कहानी है, ग्लास का किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में कितना आपका, 3/2 है। और आपको इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इट मींस आपको स्पीड ऑफ लाइट इन आपको ग्लास कितना दे रखा आपका, 2 into पे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है। क्या निकालना है आपको, एक तो VA निकालना है और ये आपको निकालना है VW। निकाले, बहुत सिंपल चीज है, पुट करें, सिर्फ पुट खेलना है, सिर्फ क्या करना है, पुट चेक, यहाँ जाओ, आप देखो इसको ले आओ, हाँ ठीक है, आप इसका इस्तेमाल करो, देखो NG बाय NA, ठीक है। अब बताओ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट कैसे होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इनवर्सली, तो आंसर से इनवर्सली, मतलब अगर ये NG है ना, देखो NG है तो इसके आगे आएगा VA और यहाँ पर क्या आएगा VG। परफेक्ट है। अब NG बाय NA कितना बेटा, NG आएगा 3/2 है, और यहाँ पर किसको फेंक दो, VG को। VG कितना, VG को यहाँ लिया तो VG इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका VA, और जब पुट करोगे तो VG है कितना बेटा, VG 2 into 10 है, तो देखो 3/2 into पे
2 इंटू पे 10 की पावर 8 है, इससे कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा कि सर वेलोसिटी इन एयर कितना आ गया आपका 3 इंटू पे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है। अब सेम क्या करो, आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लो, ठीक है। निकाल क्या देखो एन डब्ल्यू, देखो एन डब्ल्यू बाई एन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सर, ये हो जाएगा वी ए बाई वी डब्ल्यू। यस नो क्या है आपको वी डब्ल्यू निकालना है, यस नो क्या है 1 सेकंड क्या आपको ये निकालना है। तो यहाँ पर क्या करो आप, ये एन डब्ल्यू बाई एन ए आपका है क्या 4/3 है, और इनटू पे वी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा वी ए है, और वी ए डब्ल्यू क्या होगा वी डब्ल्यू, ये हो जाएगा आपका वी ए इंटू पे 3 अपॉन पे 4 है। अब इसकी वैल्यू पता आपको कितना, ये 3 इंटू पे 10 की पावर 8 है, और ये कितना आपका 3 है, और ये कितना 4 है। जब डिवाइड करोगे जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा, और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन जरूर देना। और हाँ, उसकी यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकंड। कितना सिंपल है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ना सेम 2012 के सेट में भी था, और ये क्वेश्चन 2016 में भी आने वाला है, और 2020 में भी आया हुआ है। तो प्लीज इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, बी वाले की। बी जो न्यूमेरिकल है, वैसे मैं एक शॉर्ट न्यूमेरिकल लेके आऊंगा, लेकिन तब तक आप उसकी प्रैक्टिस करना, बिकॉज बहुत जरूरी है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए बहुत बार, ठीक है। चलो ओके, अब बढ़ते हैं सेक्शन ए की तरह। सेक्शन ए हो गया, अब सेक्शन बी करते हैं, जहां पर आपके एमसीक्यूज है। मजा आने वाला है, लपेटते हैं एक एक करके सारे एमसीक्यूज को। यस, तो सेक्शन बी को एक एक करके लपेटते हैं। बहुत सिंपल छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से क्वेश्चन है, और यहां से एक बात चलेगी, सीबीएसई को प्यार है किससे, एसिटिक एसिड से। कैसे देखते हैं, ठीक है। अ स्टूडेंट टेक्स 2 ml एसिटिक एसिड है। देखो मुद्दे को पकड़ा करो, कहानी ये सिर्फ बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, सिर्फ मुद्दा पकड़ो कि आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, जहां पर क्या रखा हुआ है, आपके पास एसिटिक एसिड रखा हुआ है। अब एसिटिक एसिड बीइंग एसिडिक इन नेचर है, तो ये आपका एसिड, इट मींस आपको एसिड मिल गया, और साथ में आपने क्या ऐड किया, एड्स अ पिंच ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल का कार्बोनेट, मतलब कुछ ऐसा कर दिया आपने, मेटल के कार्बोनेट को किससे भिड़वा दिया आपने, मेटल के कार्बोनेट को भिड़वा दिया, किससे बच्ची आपका एसिड से भिड़वा दिया। क्या बनता है सर, यहां बनेगा सॉल्ट बनेगा, साथ में CO2 बनेगा, प्लस में वाटर बनेगा। यस नो क्या है, तो गैस जो बना उसका नाम क्या है, तो गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड है। यस नो क्या है। अब मुझे बताओ, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका कलर कैसा होता है, सर कलर तो होता ही नहीं है, और क्या इसका स्मेल होता नहीं होता, तो ये परफेक्ट है। अ कलरलेस एंड ओडोरलेस गैस इवॉल्व्स विद अ ब्रिस्क एफर्वेशन, मतलब मींस बुलबुले से बाहर आएंगे। सेकंड क्या है, इस CO2 गैस को जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, जिसे हम लाइम वाटर बोलते हैं, उससे पास कराओगे तो क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर है। और इसी कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से हम क्या बोलते हैं कि भैया लाइम वाटर को जब CO2 गैस से पास करवा गया तो मिल्की हो गया, ये भी हो जाएगा। थर्ड क्या कह रहा है, गैस बर्न होगा एक्सप्लोजन से, नहीं, आपका CO2 बर्न नहीं होता, CO2 तो आग को बुझाता है, ये एक्सटिंग्विश करता है, तो ये गलत हो जाएगा। बचा कौन सा, द गैस एक्सटिंग्विशेस द बर्निंग, यस बच्चे बुझा भी देगा। तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ करेक्ट है, और ये रहा परफेक्ट आंसर, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, ढूंढो रे ढूंढो, ढूंढो रे ढूंढो, मिल गया रे, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, ऑप्शन डी इज द परफेक्ट आंसर, ऐसा किया जाता है। तो यहां से आपने CO2 की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 20 की तरफ। चलो, in an experiment to study the properties of acetic acid, a student, ध्यान देना, student adds takes about 2 ml of acetic acid in a dry test tube. He adds about 2 ml of water. It means आपके पास एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड साथ में वाटर है। अब मुझे बताओ कर क्या रहे हो, सर हम डाइल्यूशन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमने कुछ नया नहीं बनाएंगे, हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, जहां पर जो उसकी प्रॉपर्टीज वैसी हो वीक था उसे और कमजोर करेंगे। तो क्या होगा खुद सोचो, क्या एसिटिक एसिड वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, तो जिनका आंसर यस है वो परफेक्ट है। यस, एसिटिक एसिड वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो अगर डिसॉल्व हो जाएगा तो क्या अलग अलग लेयर्स बनेंगी, नहीं ना। जैसे ऑयल और वाटर को मिलाएंगे तो ऑयल वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाता, तो ऐसे में 2 सेपरेट लेयर बन जाती है। तो आप क्या बोलोगे, सब बोलोगे सर सर सर, ओके ये मिल गया आंसर, द एसिटिक एसिड डिसॉल्व्स readily in water, that's your perfect answer। बाकी सब बैकी बात कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं 21st की तरफ है। A student prepared 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, यस नो क्या है, इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर। The observations noted by him are given below। और ध्यान देना कुछ सोडियम हाइड्रोक्साइड ना कुछ इस फॉर्म में होता है। सो ये फैक्ट है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कुछ ऐसा होता है, ये कैसे छोटे छोटे टुकड़े ना, इसे बोलते हैं पैलेट्स। क्या बोलते हैं, आपका पैलेट्स है। तो यहां से जो है ना, देखो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इन द फॉर्म ऑफ पैलेट्स है, तो इसका आंसर ट्रू है। अब दूसरी बात, ये ऐसा बेस है, ये ऐसा बेस है जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, और ऐसे बेस जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें अल्काली बोला जाता है। मुझे आप बताओ क्या ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, तो आंसर क्या, यस इट डिसॉल्व्स इन वाटर, ये परफेक्ट है। अब बताओ, अब है क्या, आपने क्या किया है, आपने क्या किया है, आपने बेस को वाटर में मिलाया, मींस
आप डाइल्यूशन कर रहे हो, आप बेस का डाइल्यूशन करोगे। अगर बेस का डाइल्यूशन करोगे तो ये कैसा रिएक्शन होता है, एक्सो की एंडो। सर ये तो एक्सोथर्मिक होते हैं, चाहे एसिड को डाइल्यूट करो या बेस को डाइल्यूट करो, ये एक्सोथर्मिक होते हैं। तो ऐसे में कह रहा है कि भैया बाहर से ना ठंडा हो गया, बदतमीज है क्या ऑप्शन? गलत है, बिकॉज ठंडा नहीं होगा, गर्म हो जाएगा ना। यस बच्चे। और लास्ट में आप बताओ क्या क्या बेस है, और बेस क्या करते हैं, रेड को ब्लू की ब्लू को रेड। सर ये तो रेड को ब्लू करते हैं और सब रेड लिटमस आपका ब्लू हो जाएगा। इट मींस सेम वही कहानी, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है। ऑप्शन को ध्यान से देखो, फर्स्ट सेकंड फोर्थ मिल गया, ऑप्शन नंबर डी इज द परफेक्ट आंसर। चाहे कितना बड़ा क्वेश्चन हो, कंसेप्ट क्लियर भैया, लपेट देंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। अ स्टूडेंट फोकस द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यूजिंग अ डिवाइस एक्स। ओके ओके ओके। अब देखो स्क्रीन है, स्क्रीन एज शोन फिगर है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द डिवाइस इज 40 सेंटीमीटर है। क्या करेक्ट स्टेटमेंट है? यहां देखो कुछ इस तरीके से है, आपके पास ये। मुझे बताओ इसकी प्रॉपर्टी देखो। आपकी जो इमेज थी, आपकी जो इमेज है वो कहां पर है, इमेज उसे कहां पर, सो सॉरी मैं क्या कर रहा हूं, इमेज ऑब्जेक्ट कहां पर है, साफ साफ दिख रहा है पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, सो आपका ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट कहां पर होगा आपका, इन्फिनिटी पर। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, वहां से कैसी रेज आ रही है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही है। तो ऐसे में कुछ ऐसे ना कि देखो ऐसा कुछ कुछ ऐसे देखो, ऐसे नहीं, अच्छे देखो, ऐसे देखो, ये लाइट आई और ये लाइट आई और एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई है। और एक कौन है, अच्छा आपका ये तो कॉन्वेक्स लेंस है। इसका मतलब क्या सर, ये पक्का डैम श्योर है कॉन्वेक्स लेंस ही है। इट मींस कॉन्वेक्स तो है, तो ये हटा दो, कॉनकेव हट गया, हट गया। अब बचे दो ऑप्शंस हैं। और मुझे बताओ ये है क्या सर, ये तो लेंस हो गया, और लेंस से स्क्रीन तक, लेंस से स्क्रीन तक जो इमेज बनेगी, यहाँ मुझे इमेज बनेगी ना। ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट कहां पर था, ऑब्जेक्ट आपका है इन्फिनिटी पर। तो जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो इमेज कहां बनेगा, स्क्रीन पे। परफेक्ट है, स्क्रीन पे बना तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर और इमेज बनेगा प्रिंसिपल फोकस पर। तो आपके लेंस से लेके प्रिंसिपल फोकस तक अगर नाप लोगे तो क्या निकलेगा, यस एग्जैक्टली फोकल लेंथ निकलेगा। मतलब क्या, फोकल लेंथ कितना बचा आपका 40 है। एंड दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द परफेक्ट आंसर है। ऐसे करके एक एक क्वेश्चन लपेट देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। देखो है क्या, अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड अ शार्प इमेज ऑफ अ बर्निंग कैंडल। ऑब्टेन अ शार्प इमेज ऑफ बर्निंग कैंडल, प्लेस एट द फादर नहीं, फर्दर एंड ऑफ अ, दूर, ठीक है, लैबोरेटरी टेबल ऑन अ स्क्रीन यूजिंग अ कॉनकेव मिरर है। आप कह रहे कि बेटर रिजल्ट के लिए, फोकल लेंथ के बेटर रिजल्ट के लिए उसके टीचर ने सजेस्ट किया कि आपको एक वेल इल्यूमिनेटेड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है। इल्यूमिनेटेड क्या होता है कि प्रॉपर लाइटिंग हो, और साथ में डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मींस दूर हो। तो आप बताओ पहले क्या था, पहले उसने क्या किया, जो लेबोरेटरी टेबल जो पास में था उसे ऑब्जेक्ट माना, तो ऐसे में इमेज बन गया। अब मैम ने क्या बोला कि बेटा एक काम कर, डिस्टेंस को बढ़ा दे। बिकॉज जब आपका ऑब्जेक्ट ना, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर होगा बेटा, ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर होगा, इन्फिनिटी पर होगा। तो इस केस में इमेज कहां बनता है, इस केस में इमेज बनेगा आपका एट एफ है। और आप नाप लोगे तो आपका फोकल लेंथ बहुत एग्जैक्ट आएगा। तो आप चाहते क्या हो कि जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम था उससे आप बढ़ाना चाहते हो। यस नो, क्या पहले ऐसा था, ये था, देखो यहां भी रिजल्ट आ रहा है, और वो चाहता है कि बेटर रिजल्ट। तो मैम ने क्या बोला बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बढ़ाओ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बढ़ाने के लिए एक छोटी सी बात नोट करना, जिन बच्चों ने 2012 की वीडियो देखी हुई है वो कर लेंगे, बहुत सिंपल सा है, नहीं देखा ध्यान रखो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अगर बढ़ाना चाहते हो तो आपको इमेज डिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। आई रिपीट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बढ़ाना चाहते हो तो आप इमेज डिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। अब ऑप्शंस पढ़ते हैं, ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ो, प्लीज नोट करना, सर अब कर रहा हूं, नोट करिए, समझ अब कर रहा हूं, ठीक है। देखो क्या आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो इमेज डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब चार ऑप्शंस को पढ़ो और मुझे बताओ किस केस में आपका इमेज डिस्टेंस कम हो रहा है। ही शुड मूव द मिरर अवे फ्रॉम द स्क्रीन। मतलब क्या देखो बच्चे, ऐसा कुछ कहानी आपके पास कि आपके पास ये कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव है, कह रहे कि बिकॉज है ना कॉनकेव है, कह रहा आपका ही शुड मूव द मिरर अवे, मिरर का को स्क्रीन से, सपोज पहले स्क्रीन यहां पर था, तो स्क्रीन से मिरर को दूर लेके जाए। स्क्रीन से मिरर को दूर है तो आप, तो अगर ये दूर ले, सपोज मान लो यहां ले गए हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप तो इमेज डिस्टेंस बढ़ा रहे हो। इस केस में आपने इमेज डिस्टेंस को बढ़ा दिया, तो करना ही नहीं था, तो ये तो गलत है, ये ऑप्शन तो गलत है। आगे, ही शुड मूव द मिरर स्लाइटली टुवर्ड्स द स्क्रीन, बात बन गई। अगर आप मिरर को स्क्रीन के पास लेके जाओगे तो ऐसे में आपने क्या कम कर दिया, सिर्फ आपने v को कम कर दिया, और v कम करोगे तो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ जाएगा। हम वही तो चाहते हैं, छोटी छोटी बात को नोट करना, बहुत मजा आने वाला है। तो आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी है। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 24 की तरफ। इन द गिवन फिगर पार्ट्स ए बी और सी किसको दिखा रहे हैं। ओके क्या है ये, सर ये तो स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड है। ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड है। ये ए क्या है,
फ्यूचर का शूट, जिसे क्या बोलते हैं, प्ल्यूमूल। यस, सी क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल फॉर द सीड विच विल प्ले अ की रोल इन द जर्मिनेशन, जो कि क्या है, कॉटिलेडन, कॉटिलेडन है। और बी क्या बच्चे आपका फ्यूचर का शूट, सो सॉरी रूट, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेडिकल है। तो आंसर चेक किया जाए। यस सर, तो आपका ए क्या बेटा, ए है प्ल्यूमूल, ओके प्ल्यूमूल। बी क्या है, रेडिकल, ओके, एंड दैट्स योर आंसर। आई थिंक ऑप्शन फर्स्ट ही है, प्ल्यूमूल, रेडिकल एंड कॉटिलेडन है। आगे बढ़ा जाए। यस बच्चे, और ये ना, ये डायग्राम सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है। 25th है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग इन ईस्ट है। और ये रहे आपके सामने ऑप्शंस है, ध्यान से देखो बच्चे, ध्यान से देखो। कह रहे कि बताओ बर्डिंग इन ईस्ट है, तो जब बर्डिंग ईस्ट होगा, अ बर्ड अराइजेस फ्रॉम पर्टिकुलर रीजन ऑन अ पेरेंट बॉडी, ये तो फिक्स्ड है, ट्रू है, ये फर्स्ट है, अच्छी बात है कि आपके ईस्ट में किसी पर्टिकुलर रीजन से बर्ड निकलेगा। अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स, हियर द पेरेंटल आइडेंटिटी इज लॉस्ट है। सोचो, डिवाइड्स टू डॉटर सेल्स है, ये तो बाइनरी फिजन में होता है, ये तो बर्डिंग है, तो ये गलत है, ये गलत है चपका। आगे, बिफोर डिटैचिंग फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एक बर्ड बचती है, सोचिए हमने देखा भी ईस्ट में आपके क्लस्टर्स ऑफ सेल्स बन जाते हैं, तो अलग होगा, तो उसके ऊपर एक बर्ड आ जाए, तो ये ट्रू है बेटा। अब बर्ड जब डिटैच होगा तो एक नए में बन जाएगा, यस बच्चे, बर्ड अलग होगा, वो एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। मींस क्या, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, एंड दैट्स योर आंसर। इसे ऑप्शन सी कर लेना, इसे ऑप्शन डी कर लेना। आगे बढ़ा जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, और यहां पर जो है क्या, A student after observing a slide showing different stages of bind diffusion करते हैं। आप मुझे बताओ, यहां पर देखो कह रहा है however these diagrams are not in proper sequence है, क्या proper sequence में, खुद सोचो, देखो ध्यान से है। तो जो है कि यहाँ पर ना देखो, यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो मिसप्रिंट हो गया है, जो है क्या, ये पहले से ही, अगर ध्यान दोगे सोचो, ये पहले से ही ऑर्डर पे है, ये पहले से ही ऑर्डर पे है, बिकॉज पहले ये होता है, ये पेरेंट है, फिर बड़ा होगा आपका न्यूक्लियस, फिर और बड़ा होगा, फिर अलग अलग हो जाएगा, और दोनों बन जाएंगे अलग है, तो ये प्रॉपर सीक्वेंस में है। तो इसमें जो ऑप्शंस है ना वो ठीक नहीं थे, तो ऑप्शंस क्या होंगे आपका, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ, फिफ्थ, ये प्रॉपर्ली अरेंज पहले से ही है, तो आंसर क्या होना चाहिए, ये पहले से करेक्ट है। फिर बोलोगे सर एक ऐड कर लो ऑप्शन नंबर ई, ये जो फर्स्ट है, ये जो सेकंड है, ये थर्ड है, और जो फोर्थ है, और आपका फिफ्थ, दैट्स योर परफेक्ट आंसर। देखो, सीबीएसई गलती करे या मैं गलती करूं या कोई टीचर गलती करे, आपको कंसेप्ट होना चाहिए कि सर साफ दिख रहा है तो पहले से अरेंज है, तो ऐसे में डोंट बी कंफ्यूज बाय द ऑप्शंस है, जस्ट बी श्योर एंड बी मास्टर योर कंसेप्ट एंड यू विल डेफिनेटली बूस्ट अप योर मार्क्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 27th की तरफ। क्या कह रहा है, आउट ऑफ द 5 इंसिडेंट रेज, आपको दिख रहे हैं, कौन सा जो है आपके ओबे कर रहे हैं लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन को, चेक करते हैं। आप मुझे बताओ, देखो हमेशा ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, क्या फिफ्थ वाला कोई से भी रूल्स को ओबे करना ही, तो क्या है, लाइट पास हुआ अपने आप से, के पास हुआ, और हुआ क्या 1 सेकंड, और जो ध्यान से देखो क्या है, लाइट पास हुआ देखो इस तरीके से, और ये आया ऐसे और ये चला गया ऐसे, ये क्या मजे ले रहा है, ये तो जिंदगी मजे ले रहा है, ये गलत है। तो फिफ्थ तो हो नहीं सकता, फिफ्थ तो हटा दो, फिफ्थ तो हटा दो। अब क्या, फर्स्ट जो सेम वही कहानी है, आया जिंदगी मुझे ले रहा है, तो फर्स्ट भी हटा दो, हट गया, बचा कौन सा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चेक भी कर लो, यस ओबे हो रहा है, ओबे हो रहा है, ऑप्टिकल सेंटर पास होकर निकल जाएगा, और आपका 4, दैट्स योर आंसर। कोई अगर प्रिंसिपल फोकस जाएगा तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर चला जाएगा, तो आंसर क्या, बी इज द परफेक्ट आंसर है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम्स। आप खुद सोचो ये क्या हलवा क्वेश्चन है, क्या ये परफेक्ट है, यस ऑप्टिकल सेंटर से गया बिना डेबिट हो चला जाएगा। पूछा भी गया है ऐसा कौन सा पॉइंट लेंस में जहां से पास होगा तो बिना डेबिट हो चला जाता है, तो ऑप्टिकल सेंटर है। सेकंड बोलो क्या, सेम वही कहानी, प्रिंसिपल फोकस जाएगा तो आपके रिफ्रैक्शन के बाद इसके पैरेलल हो जाता है, ये परफेक्ट है। और ठीक है, यहाँ पर जो सेम वही कहानी परफेक्ट है, ये आपका गलत है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ढूंढो रे ढूंढो, ऑप्शन सी मिल गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्या कह रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट टू ट्रेस द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट through a glass prism for different values of angle of incidence, a student would find that the emergent ray, आपको याद है, सोच समझ के बोलना, जब ग्लास प्रिज्म से आपका रिफ्रैक्शन होता है, बच्चे इस क्वेश्चन जो गलती है क्या करेंगे भैया, जैसे ही दिखा आपको ये वाला ऑप्शन, भैया पैरेलल होता है, पैरेलल, यस बच्चे पैरेलल तो होता है, लेकिन वो ग्लास प्रिज्म में नहीं होता, वो ग्लास स्लैब में होता है। साफ साफ देखो ग्लास प्रिज्म में है, ये गलती मुझसे भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। तो आप क्या बोले, सर ये रहा इंसिडेंट रे, जाना चाहिए था ऐसे, चला गया ऐसे, कुछ एंगल ऑफ डेविएशन से मुड़ गया, एंड दैट्स योर आंसर, बेंड्स एट एन एंगल टू द डायरेक्शन इंसिडेंट रे है। बच्चे गलती क्या करेंगे, सर सुनते ही टिक कर देंगे, वो मत करना, आप चढ़ेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। आप मुझे बताओ भैया हो क्या रहा है, वही कहानी है, रिफ्रैक्शन थ्रू क्या हो रहा है, आपका ग्लास प्रिज्म है, तो ऐसे में जो इंसिडेंट रे है हमेशा बेस से दूर जाता है, एमर्जेंट रे बेस की तरफ जाता है। भैया कर क्या रहा है,
कर क्या रहा है, कर क्या रहा है? दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन तो हलवा लग रहे हैं ना? यस बच्चे, बिकॉज इस केस में इंसिडेंट बेस, देखो बेस ना, बेस से दूर जाता है और बेस की तरफ जाएगा। कौन सा रे है? एमर्जेंट रे, एमर्जेंट रे है, और ये आपका इंसिडेंट रे है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको सीखना है यहाँ पर, ठीक है। एक फैक्ट है, जब भी बेटा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब होगा, उस केस में फिक्स वैल्यू है कि बेस्ट रिजल्ट के ना जो एंगल आई का जो रेंज है वो 30 डिग्री से 60 के बीच में होना चाहिए, 30 से 60 के बीच में होना चाहिए, परफेक्ट है। और आपका जो एंगल आई है वो 90 नहीं होना चाहिए, क्यों? उस केस में तो आपका रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। तो देखो ये तो गलत है, ये गलत है। सेम अच्छे बोलो क्या है, इस केस में अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो एंगल आई है, तो अगर इसको अपने वैसे स्केल से मेजर कर सकते हो, यहां तो नहीं कर पाओगे, लेकिन एग्जाम में आप जब प्रोटेक्टर लेके जाओगे तो वहां से मेजर करोगे ना, तो इस केस में एंगल आई की वैल्यू इससे ज्यादा आ जाएगी, तो ये भी गलत है। परफेक्ट है, यस नो क्या है? अब देखो क्लियर, बेस्ट सेटअप वैसे आज समझ आएगा, इसमें भी आ जाएगा, इसमें लेकिन बेस्ट पूछा हुआ है। अब देखो इसमें और इसमें यहां पर जो ये डिस्टेंस है, ये लगभग लगभग 5 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए, तो बहुत पास है, इसीलिए गलत है। अब बचा कौन सा? ऑप्शन फर्स्ट, दैट्स योर परफेक्ट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं, जैसे हमने ये बोला, ठीक है। चलो क्या, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखो, सेम वही कहानी है। देखो आपके पास क्या है, एंगल आई, जब भी रिफ्रैक्शन होगा एंगल आई और एंगल ई की वैल्यू लगभग लगभग सेम होती है, और एंगल आई और एंगल ई आपका एंगल आर से बड़ा होता है। इसे प्लीज नोट कर लो, इसे रब करने वाला हूं, इसे नोट कर लो, नोट कर लिया? चलो इसे रब करता हूं, ये ध्यान दो, चाहिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर आ जाओ, अब मुझे बताओ एंगल आई कितना है? 30 के, देखो सब 30 और 60 के बीच में, परफेक्ट है। और 30 और ये देखो लगभग और सेम है, लगभग सेम है, और एंगल आर छोटा होना चाहिए, छोटा है, छोटा है और छोटा है। इसका मतलब क्या सर? ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, और ये भी ठीक लग रहा है। दैट्स योर आंसर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और जोरदार तालियां भैया, जोरदार तालियां, आपने सीबीएसई 2013 के पेपर को लपेट लिया है। अब क्या करेंगे 2014? बच्चों के मन में आया कि सर बाकी सेट कहां गए? तो बच्चे सीबीएसई की वेबसाइट में ओनली सेट 1 इज अवेलेबल। तो ऐसे में सीबीएसई 2013 का पेपर ओवर हो गया है। और बच्चा लोग हर बार की तरह, अगर आपको कुछ वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो या फिर इस वीडियो ने कुछ मदद दी होगी, प्लीज इसको लाइक जरूर देना, मुझे बहुत खुशी होती है, पर्सनली कह रहा हूं। और बच्चा लोग अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस तरीके से सीबीएसई 2013 को बाय बाय कर दिया, आगे मिलेंगे 2014 के साथ। तो इस तरीके से कंप्लीट हुआ। आप मुझे ये जरूर बताना इस पेपर को देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस यहां है कि यहां है। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मिलते हैं 2014, जो पूछे उनके आंसर देना। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, ध्यान रखो, फोड़ेंगे 2014 को। मिलते हैं, रेडी रहना चक्कू लेके। चलो बेटा, हरे 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 कृष्णा।